या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां शारदे की असीम अनुकंपा से, विशेष कृपा से आज नवरात्रि के प्रथम दिवस पर एक लंबे अंतराल के बाद आज हम YouTube पर आए हैं और उसका कारण यह था, हम अपने डिजिटल बोर्ड का आने का इंतजार कर रहे थे। डिजिटल बोर्ड आ जाए तो नवोदय के बच्चों को हम क्लास दे सकें। लेकिन देखिए कैसा संयोग है कि इधर नवरात्रि का प्रथम दिवस, हिंदी नववर्ष का प्रथम दिवस और आज है जल दिवस। कैसा संयोग है कि तीनों एक साथ और आप सभी के हम साथ, आप हमारे साथ। लेकिन अब इंतजार खत्म हुआ। आज के बाद प्रतिदिन हम आपको मैथ, हिंदी के गद्यांश, रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे, पूरे उत्साह के साथ पढ़ाएंगे, क्योंकि पूरे साल आपने हमारा उत्साह बढ़ाया है। मैसेज करके, कॉल करके, आप सभी ने, जितने भी हमारे YouTube पर हमारे मित्र हैं, छोटे साथी बड़े साथी, सभी ने मेरा उत्साह बढ़ाया है। और उत्साह जहां होता है वहां ताकत होती है, वहां कुछ करने का मन होता है, लगता है कुछ किया जाए, क्योंकि सामने वाले को इससे कुछ लाभ मिल रहा है, सामने वाले का जीवन बदल रहा है। तो मैं पूरा वादा करता हूं कि ये मैं करके रहूंगा। जो शेष दिन है, 29 अप्रैल को पेपर है, 29 तक फुल टाइम आपको हम YouTube पे मिलेंगे और आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम हिंदी नववर्ष है, तो हिंदी नववर्ष का प्रथम दिवस है, तो हिंदी से ही शुरुआत करते हैं। हिंदी के गद्यांश, तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी के गद्यांश। तो आज का गद्यांश है, क्या है? देखिए, गद्यांश पढ़ने के पहले हमें उसका निर्देश पढ़ना पड़ेगा। वैसे आप सब लोग इतनी तैयारी करते हो कि निर्देश पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी पढ़ो। पता नहीं कब कौन सा नियम बदल जाए और आप पुराने नियम से पढ़ते चले आ रहे हो और क्वेश्चन आपके गलत हो जाए। तो क्या करना है, ये देखिए, इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद मतलब गद्यांश। प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनकी क्रम संख्या ABCD है। इनमें से केवल एक ही उत्तर सही, सबको मालूम है एक उत्तर सही होता है। सही उत्तर चुने और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR सीट पर, उत्तर पत्रिका पर, प्रश्न के संगत संख्या को के सामने वाले वृत्त को काला करना होता है। काला करना होता है, सबको मालूम है। तो क्या करेंगे? पर्यटन, मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है। पर्यटन जानते हो, घूमना फिरना। मनोरंजक, मनोरंजन देता है, मन को आनंद देता है। और शैक्षिक, शिक्षा भी मिलती है। अगर आप जो है कहीं घूमने जाते हो, अभी किताब में आपने पढ़ा है कि ताजमहल कहां है, लाल किला कहां पर है, लेकिन जब देख के आते हो तो वो फोटो, वो इमेज माइंड में फीड हो जाती है, सेव हो जाती है। तो शैक्षिक दोनों ही होता है। इसे सदा ही शिक्षा की महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है क्या? भ्रमण करना, घूमना, पर्यटन पर जाना। यूरोप में किसी नवयुवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब यह यूरोप से के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका होता है। यूरोप में उसी व्यक्ति को पढ़ा लिखा माना जाता है जो बहुत सारे क्षेत्र में भ्रमण करके आता है। तो घूमना भी
और वैसे भी कहा जाता है आप घूमना चाहिए, बहुत सरल है घूमना। आप ट्रेन से घूमो, आप सबसे सस्ती टिकट है ट्रेन से, सबसे सस्ती वाली टिकट ले लो, ट्रेन से चले जाओ, पूरा इंडिया घूमो। सब जगह धर्मशाला बने हैं, सब जगह फ्री खाने वाले वो भंडारे लगे हुए हैं, आप घूम सकते हो। और जो ये स्टूडेंट लाइफ होती है ना, ये स्टूडेंट लाइफ जो होती है, ये इसमें कोई वो नहीं इज्जत वाली बात वगैरह, इज्जत चली जाएगी नहीं, मुझे तो एसी कोच में ही घूमना है, एरोप्लेन से घूमना है, क्योंकि आप वहां एजुकेशन के लिए जा रहे हो, आप सीखने जा रहे हो, तो पर्यटन करना चाहिए। देखिए, प्राचीन भारत में भी ऋषि पर्यटन के महान मूल्य को समझते थे। प्राचीन काल में, पुराने समय में भी हमारे जो ऋषि संत महात्मा थे, ये भी पर्यटन पे जाते थे। इनका घर नहीं होता था, ये इसी तरह आश्रम में रुकते थे, अपना अपना एक छोटी पोटली रखते थे। उनके आपके जैसे नहीं सूटकेस में डेली कपड़े बदल रहे हो, सुबह का लोअर अलग है, रात का लोअर अलग है, घर जाने के लिए अलग है, शादी बारात में जाने वाले कपड़े अलग, एक तरह के कपड़े पहनते थे, 2-3 बस रखते थे। क्यों? वो घूमते थे। तभी तो देखो तुलसी बाबा ने कितनी मोटी रामायण लिख दी, रामचरितमानस लिख दिया, ये भ्रमण का ही तो नतीजा था। वाल्मीकि रामायण लिख दिए, वेद व्यास महाभारत लिख दिए। क्यों? ये भ्रमण करते थे, जितना आप घूमते हो उतना नॉलेज बढ़ता है। तो पर्यटन के महान मूल्य को समझते थे। उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य करार दिया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमें। इससे भारतीयों में एक एकता की भावना को प्रोत्साहन मिला। भारतीयों में एकता का प्रोत्साहन क्या मिलता है? एकता। जब आप किसी रिलेशन में जाते हो, मौसी मामा के यहां जाते हो, घूमने ही तो जाते हो, तो रिश्ते और प्रगाढ़ होते हैं, रिश्ते और अच्छे बनते हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति पूरे इंडिया में घूमता है तो उसका परिचय पूरे भारत में हो जाता है। जैसे आप लोग देखो घूमने यहां आए हो, आप देखो कितने कितने जिले के बच्चों से आपकी दोस्ती हो रही है, इसका फायदा मिलता है। तो पर्यटन मनोरंजक भी है और शैक्षिक भी है, दोनों तरह से। तो इस तरह के गद्यांश आएंगे, आपको इनको पढ़ना होगा और इनके भावार्थ को समझना होगा। भावार्थ को समझ करके आपको आंसर देना होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए करना महत्वपूर्ण है अध्ययन, कार्य, पर्यटन, ध्यान। क्या जरूरी है? इसको पढ़ने से पता चलता है कि इसका सही आंसर है पर्यटन। इसका सही आंसर क्या है? पर्यटन। इसका सही आंसर क्या है? पर्यटन। घूमना, भ्रमण करना, टूर पे जाना। तो आप सभी अभी 29 तारीख वाली जो परीक्षा है, 29 अप्रैल वाली, बढ़िया से पेपर दो। और जब बढ़िया से पेपर दोगे ना, जब वहां पेपर दे के निकलोगे ना, तो मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। और फिर मई में बना लो प्लान, कहीं जाओ घूमने। और जब पेपर अच्छा दे के आओगे ना, तो उसका इनाम मिलेगा तुम्हें। चलिए अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी है? मनोरंजक का समानार्थी। समानार्थी क्या होता है? समानार्थी माने समान अर्थ वाला, जिसका अर्थ एक जैसा हो, उसे कहते हैं समानार्थी। तो शैक्षिक, मन भावन, थकाने वाला, दृश्यावलोकन। मनोरंजक, मनोरंजक माने मन को अच्छा लगने वाला। तो मन को अच्छा लगने वाला यानी मन भावन, मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, ये हो गया इसका सही आंसर, मन भावन। तो इस तरह से आप जब देखोगे तो आपके आंसर निकलते चले आ रहे हैं ना। ये कब आएंगे? जब प्रैक्टिस आपकी होगी। तो खाली टाइम में क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे 63 क्वेश्चन देखिए। डैश डैश मतलब खाली स्थान। स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में भी पवित्र समझा जाता था। प्रशिक्षण, तीर्थ, शहरी, व्यापारी। अब गद्यांश को देखना पड़ेगा अगर आपने मन से नहीं पढ़ा है तो।
लेकिन अगर आप मन से पढ़ाए तो आप समझ जाओगे इसका सही आंसर होगा तीर्थ। तीर्थ स्थानों को यात्रा करना, तीर्थ या स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में भी, प्राचीन भारत में पवित्र माना जाता था। आप तीर्थ जाते हो तो पवित्रता ही तो आती है। आप मथुरा वृंदावन जाते हो, राधे राधे, अयोध्या जाते हो, जय श्री राम ऐसे बोलते हो, तो ये सब जब हम जाते हैं तो वहां पर हमारा मन पवित्र हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, लोक यदि अधिक डैश डैश करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। पर्यटन, बातचीत, खेल, प्रश्न। लोग यदि अधिक पर्यटन करें, क्या करें? पर्यटन करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव। कैसे? जब आप दूसरों के साथ जाते हो, तो जब साथ में रहते हो ना, आप बिस्किट का पैकेट फाड़ते हो, खुद भी खाते हो, सामने वाले को कहते हो भैया खाओ जरा, तो दोस्ती बढ़ती कि नहीं? जिसके घर जाते हो वो आपको खूब पूड़ी, कचौड़ी, रबड़ी, मलाई खिला रहा है, और भाई साहब लीजिए एक पूड़ी और ले लो, तो प्रेम बढ़ता कि नहीं? आप जाते हो उनके घर तो मिठाई लेके जाते हो, सेब लेके जाते हो, केला लेकर के जाते हो, तो क्या होते? रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं। तो लोग यदि पर्यटन करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है, एहसास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला है, ऋषि वो व्यक्ति है जो, ऋषि अपने ऋषि को न समझ लेना, इनका तो केवल नाम है। ऋषि वो व्यक्ति है जो डैश डैश होता है, विद्वान होता है, चतुर होता है, स्वतंत्र होता है, धूर्त होता है। धूर्त तो मतलब बहुत ही खराब, धूर्त मतलब बहुत ही खराब, ये नहीं होगा। स्वतंत्र माने आजाद, ये भी नहीं होगा। चतुर, वो भी नहीं होगा। क्या होगा? विद्वान। जो विद्वान है वही ऋषि है। क्यों ऋषि है? क्योंकि उसने त्याग किया है अपने सुखों का। उसने टीवी छोड़ा, मोबाइल छोड़ा, तरह तरह का चटपटा खाना छोड़ा, दोस्तों के यहां शादी, पार्टी, बारात, बर्थडे छोड़ा, तब जाके वो ऋषि बना, तब जाकर के वो विद्वान हुआ। अब आप लोग तो पड़ोसी का भी बर्थडे होगा, नहीं हम जाएंगे, हमको छुट्टी चाहिए। पड़ोसी के यहां अगर शादी हो रही है और आपको पता चल गया तो घर वालों पीछे पड़ जाते हो छुट्टी लेने के लिए, और फिर कहते हम ऋषि नहीं बन पाए, हम कुछ बड़ा नहीं कर पाए। त्याग करना पड़ता है। तो जिसको ऋषि बनना है, जिसको विद्वान बनना है, उसे पहले ऋषि बनना पड़ेगा। चलिए ये गद्यांश हो गया। तो आपने आज देखा कि हमने एक गद्यांश पढ़ाया, एक गद्यांश के हमने 5 क्वेश्चन, उनके आंसर दिए। तो इस तरह से जब आप तैयारी करोगे, तैयारी करने के पहले आपको मन बनाना पड़ेगा, तो निश्चित है कि आप एक दिन जरूर सफल होगे। आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपने ये पहला गद्यांश, हिंदी का गद्यांश और डिजिटल बोर्ड पर पहला वीडियो आपने देखा। आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।